Hi, good morning. This is Sakshi. Today is 7th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. So the first news item that we see here, it is related to Pamban Bridge. So it is a infrastructure related topic. आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी न्यूज़ आइटम्स आती हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं बिकॉज वी आर सीइंग दैट आवर गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, राइट. सो नेचुरली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो चाहते हैं कि ऐसे एरियाज़ जो कि आजकल इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं, जो कि लोग चाहते हैं कि यूथ का ध्यान उस तरफ जाए, वो चीज़ें आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं, स्पेशली जीके वाले एरिया में. ठीक है, तो ये वाला जो इशू है पंबन ब्रिज का, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इस पे ध्यान देना है. पंबन ब्रिज, ओके. सो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है उसका नाम क्या है, वो क्या है. मतलब ये हमें दिख रहा है, नाम है पंबन, ओके, एंड इट इज़ अ ब्रिज. ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है. दूसरा हमें देखना है कि इसके बारे में क्या ऐसा स्पेशल है जो कि ये ऐसे न्यूज़ का हेडलाइन बन के आ रहा है. इसके बारे में जो स्पेशलिटी है वो यहाँ लिखी हुई है. ये जो पंबन ब्रिज है ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ओके. यानी हमें यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे वर्टिकल, ऐसे उठने वाला. तो ये कुछ नए तरह का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया पे, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक दिखा, हमने ये देखा कि इसके बारे में क्या स्पेशल है. ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है. ठीक है, ये कहाँ पे है. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है तमिलनाडु. तो यहाँ पे क्या है, रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करता है ये रामानाथपुरम. आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट हाँ, यहाँ पे इसका लोकेशन दिया हुआ है. तो लोकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके. उसके बाद हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इसे बिल्ड किसने किया है. तो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, जो कि नाम है यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड. ठीक है, हमें यहाँ पे इसका कॉस्ट भी दिख रहा है. कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर कॉस्ट एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस तब रहते हैं जब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट जो है उस पर खर्च किया गया हो. तो खैर यहाँ पे कॉस्ट हमें दिख रहा है, पर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट नहीं है जितना हमें अटल सेतु वगैरह पे देखने को मिला था. हाँ, तो ये जो ब्रिज है ये ब्रिटिश एरा के पुराने पंबन ब्रिज को, रेलवे ब्रिज को रिप्लेस किया है इस नए ब्रिज ने. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हमारे पीएम ने कहा है कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, मतलब बिज़नेस करने में आसानी होगी, लोगों को ट्रैवल करने में आसानी होगी, इन सब चीज़ों में बेटरमेंट करेगा. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स जो कि इंडिया में हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो बताया उन्होंने. और उसी के साथ उन्होंने बताया चेनाब रेल ब्रिज के बारे में, उन्होंने अटल सेतु के बारे में बताया, और ऐसे ही उन्होंने बताया और सबकी स्पेशलिटी लिखी है. तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है डायरेक्टली. उसी के साथ हमें उन्होंने कुछ ट्रेन्स के बारे में बताया, वंदे भारत, अभी नए नए जो डेवलपमेंट्स आए हैं, इससे रीजनल कनेक्टिविटी हमारी बेटर होती है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. इसके आगे हम जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि M.A. बेबी इनका नाम है. ये CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया है. ये इलेक्ट हुए हैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे. वैसे अगर सोचा जाए तो होने के लिए एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है, पर क्योंकि ये CPIM जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अगर कोई जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जीके बन जाता है, ओके. तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो CPIM है ये है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, और CPI, but remember, okay, CPI and this CPIM, these are two different things, okay. CPI was established in 1925, ठीक है, and ये जो CPI मार्क्सिस्ट है ये लेटर ऑन फॉर्म हुआ था. डू यू नो वाई? इसमें
पार्टी में कुछ फैक्शंस बनने लगे, लोगों का आइडियोलॉजी डिफ़र करने लगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो ये पार्टी जो है उसमें हमें स्प्लिट देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? सीपीआई से रिलेटेड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है जो कि है 1964। इस साल सीपीआई एक सीपीआई ही रही और दूसरा सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है, सीपीआई-एम का फॉर्मेशन हुआ था। सीपीआई में ऐसे लोग थे जो कि प्रो यूएसएसआर थे, प्रो सोवियत यूनियन, और सीपीआई मार्क्सिस्ट में जो भी लोग थे वो थे प्रो चाइना। मार्क्सिस्ट हमें पता है, मार्क्सिज्म जो है वो चाइना से आती हुई आइडियोलॉजी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सीपीआई से रिलेटेड जो कि हर किसी को याद होनी चाहिए। बाकी आगे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक डेटा हमारे सामने दिया गया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ओनली 12% ऑफ हाई कोर्ट जजेस हैव डिस्क्लोज्ड देयर एसेट्स। तो अभी कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा, अचानक से जजेस के एसेट डिस्क्लोज करने की बात आ रही है। तो अभी जस्टिस यशवंत वर्मा, उनका जो भी कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है कि पार्शियली बर्न्ड करेंसी नोट्स पाई गई उनके रेसिडेंस पे, है ना। वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे ये जस्टिस यशवंत वर्मा, पर मैंने आपको कल ही बताया कि अभी इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। तो हाँ, इसी पे रिएक्ट करते हुए अभी जैसे ये हो गया, तो अभी पूरे इंडिया में हो रहा है कि जुडिशरी में भी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। तो अभी इसी के ऊपर बातचीत इवोक हो चुकी है। इसी पे रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 33 जो सर्विंग जजेस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग अपने एसेट डिक्लेरेशन को पब्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब उनके पास कितने एसेट्स हैं वो सब कुछ वो बताएंगे, पब्लिक को डिस्क्लोज़ करेंगे पब्लिक के सामने। और ये जो डेटा है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा ऑफिशियल टॉप कोर्ट वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे जाके हम इसे देख सकते हैं। तो ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो वही ये डेटा जो हमें बता रहा है ये हाई कोर्ट जजेस से रिलेट कर रहा है कि टोटल 769 जजेस हैं जो कि सर्व कर रहे हैं 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 95 जजेस जो कि मेयरली 12.35% है, सिर्फ उन्होंने ही अपना डिस्क्लोज़ किया। तो यहाँ पे एक जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी की बात उठ के ऊपर आ रही है। यहाँ पे एक इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगस्त 2023 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई थी, उसने अपना रिपोर्ट दिया जिसका टाइटल था जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म। मतलब जुडिशियल प्रोसेस में हमें क्या क्या रिफॉर्म लाना चाहिए, ओके, क्या क्या चीज़ें जो है वो फेवरेबल होंगी। तो उसमें उसने कहा था कि गवर्नमेंट ऐसा मैंडेट करे, ऐसा मतलब ऑर्डर निकाले कि जो एनुअल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन हो ना सारी की सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो सारी की सारी एनुअल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पब्लिक तक पहुँचे, देखने को मिले लोगों पे। तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का एक तरीका है जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी स्टेट्स पे जो ऐसा तो मैं छुड़वा देती हूँ, पर आज क्योंकि ये मुझे अग्निवीर वाला दिखा तो मुझे लगता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये अग्निवीर मतलब आखिर होता क्या है। ये एब्सोल्युटली ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारे किसी काम का नहीं है, पर हमारे काम का जो चीज़ है वो है ये अग्निवीर। व्हाट इज़ दिस अग्निवीर? तो इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है अग्निपथ स्कीम को। तो अग्निपथ स्कीम जो है ये एक टूर ऑफ ड्यूटी आइडिया पे काम करती है। मैं आपको बताऊंगी टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है। बेसिकली इस स्कीम के अंडर में कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है, ओके, हमारे मिलिट्री में, नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, ठीक है। तो उन्हें रिक्रूट किया जाता है और ये जो भी यंग सोल्जर्स रिक्रूट होके आ रहे हैं हमारी मिलिट्री में इन्हें अग्निवीर कहा जाता है, ठीक है। तो स्कीम का नाम है अग्निपथ और जो भी रिक्रूट होकर सोल्जर्स आ रहे हैं उनका नाम है अग्निवीर। ये है मतलब अग्निवीर का। और ये जो स्कीम है इसमें एक एज रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि 17.5 ईयर से ले करके 21
ईयर तक के जो भी लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस स्कीम के अंडर में। ये एक चीज़ है। तो मैं आपको टूर ऑफ ड्यूटी बता रही थी। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा आइडिया है, मतलब मिलिट्री के लोगों के लिए एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ये, जिसमें उन्हें कहीं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा या फिर किसी डेंजरस जगह पर उन्हें ड्यूटी पे भेजा जाता है ना, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, थोड़ा उन्हें बिल्डअप करने के लिए। तो इस चीज़ को टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं। अब बात रही इस स्कीम की। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था 2022 में। और अगर आप थोड़े भी एक्टिव रहे हैं न्यूज़ में तो आपको देखने को मिलेगा कि हर 2-4 हफ्ते में ये आ ही जाता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चलता रहता है इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिक जानकारी इस स्कीम के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आगे हमें एक रिपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि तमिलनाडु के प्लानिंग कमीशन ने निकाला है, क्योंकि ये एक जोग्राफिकल रिपोर्ट है, सिर्फ एक स्टेट से रिलेट कर रहा है। और हमें जो पढ़ाई करनी है वो पैन इंडिया, पूरे इंडिया के, पूरे भारत के बारे में होनी चाहिए। तो ये हमारे उतनी काम की रिपोर्ट नहीं है, पर एक आइडिया लेने के लिए आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बट इवन इफ़ यू स्किप इट देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और यहाँ हमें एक नाम देखने को मिला है, जगजीत सिंह दालेवल। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिर क्या हो रहा है, ये कौन है ये इंसान यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इनका ही नाम है जगजीत सिंह दालेवल। ये जो हैं किसानों के नाम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अभी कल ही उन्होंने 130 दिन के बाद अपनी हंगर स्ट्राइक को ख़त्म किया। तो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है अरुण पाली एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के नाम पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के तौर पे अरुण पाली जी को रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा। तो ये जल्दी चीफ जस्टिस बन भी जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। हाँ, यहाँ पे हमें एक और इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज़ आइटम दिखा है। हमें पता था कि नरेंद्र मोदी गए हुए थे श्रीलंका, तो अपने लास्ट डे ऑफ श्रीलंका ट्रिप पे उन्होंने कुछ इंडियन एडेड रेलवे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया श्रीलंका में। तो वैसे ये क्लैट के लिए तो उतना ज़्यादा काम का नहीं है, पर यहाँ पे वो जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो बताए हुए हैं। आप एक बार इस पे नज़र दोहरा लें कि क्या है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, किस जगह वो कनेक्ट कर रहा है। तो वही उन्होंने सिर्फ 2 ही इंडियन असिस्टेड रेलवे प्रोजेक्ट का लॉन्च किया वहाँ पे। तो एक बार देख लेना, इंटेलेक्चुअल होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, हमें यहाँ पे दिखा कि पीएम ग्रीट्स वर्कर्स हाईलाइट्स गुड गवर्नेंस ऑन बीजेपीज़ फाउंडेशन डे। सो अब ये पीएम मोदी के बारे में दिया है, तो हमें उससे उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पर हमें ये पता होना चाहिए कि बीजेपी का फाउंडेशन डे कब है। तो वो है 6 अप्रैल 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था बीजेपी। तो इसे 45 ईयर्स हो चुके हैं। सो बेसिकली इसका 45 ईयर्स का फाउंडेशन डे था। हाँ, इस पेज पे हमें जो देखने को मिल रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनके बारे में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में कहा गया है कि ये जो है वो की हैं टू विनिंग सी बैटल्स। ऐसा किसने कहा है? फ्रेंच नेवी के ऑफिसर ने। तो है तो ये फ्रेंच नेवी के ऑफिसर का स्टेटमेंट और उसी बारे में यहाँ दिया है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं, तो उतना ज़्यादा हमें इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो स्टेटमेंट है ये आया क्यों है? सबसे पहली बात, ये आया है बिकॉज ऑफ दिस वरुणा एक्सरसाइज। ये जो वरुणा एक्सरसाइज़ है ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। उसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है न्यूज़ में। ओके, उसके बाद हमें ये जानना है कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2001 में। अभी 2025 चल रहा है, तो इस साल जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है वो 23rd एडिशन था वरुणा एक्सरसाइज का। और ये कब हुआ? तो 19 से लेकर के 22 मार्च के बीच में ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था, ये जो एक्सरसाइज था।
आपको क्लैट के लिए स्पेशली जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं, नेवल एक्सरसाइजेज़ हैं, आर्मी की एक्सरसाइजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सारे के सारे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी, जिसमें एक इंडिया है और बहुत सारी अलग अलग कंट्री हैं, वो तो याद होनी ही होनी चाहिए। और इंडिया का जो बाईलेटरल है वो भी याद होना चाहिए। जैसे ये वाला है, ये हमारा बाईलेटरल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें इंडिया है और फ्रांस है, सिर्फ 2 पार्टीज़ हैं। तो हाँ, ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेवी से रिलेटेड है तो कुछ नेवी के बारे में भी जीके हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो नेवी है उसमें 3 कमांड्स होते हैं। एक वेस्टर्न कमांड, एक होता है सदर्न कमांड, एक होता है ईस्टर्न कमांड। ये जो वेस्टर्न कमांड है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। और सदर्न वाले का हेडक्वार्टर हमें कोची में देखने को मिलता है। ये जो ईस्टर्न कमांड है इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, ठीक है। सो वेस्टर्न में मुंबई, सदर्न में कोची और यहाँ पे विशाखापट्टनम, ये चीज़ें हैं। हर एक जो भी कमांड है, ये वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, इन सब का एक कमांडिंग इन चीफ होता है, जिसका नाम याद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बता देती हूँ आपको। ये वेस्टर्न वाले के जो कमांडिंग इन चीफ हैं, इनका नाम है जसजीत सिंह, ओके। साउथ वाले का, यानी कि ये कोची वाले के जो चीफ हैं, उनका नाम है वी श्रीनिवास। आप लोग खुद से इनका नाम ढूंढिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ईस्टर्न कमांड जो है उसके कमांडिंग इन चीफ का नाम है राजेश पेंधारकर, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, राजेश पेंधारकर। सो ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो चलिए नेवी की बात हुई, राइट। इसके अलावा आपको हमारा नेवी हुआ, उसका मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा, नेवी के अलावा आर्मी हमारी, तो आर्मी के चीफ़ कौन हैं वो पता होना चाहिए। मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। आई एम सो सॉरी, इट्स उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के जो चीफ़ हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। और ये जो अमरप्रीत सिंह हैं, ये एयर के हैं, ही इज़ एयर मार्शल, ओके। आई एम वेरी सॉरी। एयर के जो हैं उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। आर्मी के जो है उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी के जो हैं उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। सो ये 1 लाइनर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिलिट्री के 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इनका एक ब्रॉडर होता है जिसे हम लोग कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। डिफेंस के अंडर में ये तीनों ब्रांचेस हमें मिलती हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी पता होना चाहिए आपको, जो कि हैं जनरल अनिल चौहान, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं एक, उनके अंडर में नेवी आ जाएगा, आर्मी आ जाएगा, एयर आ जाएगा, ठीक है। तो इन लोग के भी अपने अपने चीफ़ हैं, वो याद होना चाहिए। नेवी में मैंने आपको बता दिया, सदर्न बता दिया, वेस्टर्न बता दिया, आपको ईस्टर्न बता दिया, ठीक है। इन कमांड्स के भी अपने अपने चीफ़ हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी 2024 में काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें वो अमरप्रीत सिंह जो है वो भी न्यूली अपॉइंटेड है, 2024 में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं नेचुरली। और किसी भी एग्ज़ामिनेशन का अपॉइंटमेंट्स पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हाँ, here we are with the editorial page and today is 7th April, today is World Health Day। तो ऐसे जब भी कोई बहुत ही स्पेशल दिन आता है तो हिंदू में बहुत सारे, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे, तो मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे पे वी नो कि उसी पे कुछ एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ भी वी कैन सी वर्ल्ड हेल्थ डे, देन इवन ऑन द ओपिनियन पेज वी हैव द सेम। तो ये वही चीज़ है, आप जब रीड करेंगे इन एडिटोरियल्स को तो आपको पता चल जाएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट डे होता है ना उसका आपको थीम देखने को मिल जाएगा। और किसी भी इम्पॉर्टेंट डे का, जैसे हमारा हेल्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, ये सारी दिनों का डेट, ओके,
डेट, उसके अलावा जो थीम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस साल का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम देख लेते हैं एक बार, जो कि इस वाले ओपिनियन पेज के फर्स्ट एडिटोरियल पे दिया हुआ है। ठीक है, ये थीम क्या है? हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है, तो इस एडिटोरियल पे हम लोग बाद में आएंगे। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। फर्स्ट आर्टिकल जो हमें देखने को मिल रहा है वो कि जो ये आर्टिकल लिखा है, आई एम सो सॉरी व्हाट जस्ट हैपेंड। हाँ, तो वो जो फर्स्ट आर्टिकल था वो लिखा था अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन ने। ठीक है, तो ये एक फेमस पर्सनालिटी भी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले टॉपिक देखा, प्रिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर अ हेल्दी इंडिया। हमें पता चल गया कि इनका जो फोकस होने वाला है कहीं ना कहीं वो इसी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे रहेगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा, ये वाला पार्ट हमने पढ़ा, विथ इंडिया फेसिंग अ ग्रोइंग एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ ज़्यादा फैल रहे हैं। ठीक है, हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है किस बारे में? दैट वन कैन हील बिफोर देयर इज़ अ नीड टू हील। मतलब इसी स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये जो है हमें इम्पोर्टेंस बता रहे हैं किस चीज़ की? प्रिवेंटिव मेडिसिन की। यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया और अब हमारा माइंड जो है वो इसी फील्ड में, इसी डायरेक्शन में हमारा माइंड अब मूव कर रहा है। उसके साथ हम लोग इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। तो एडिटोरियल तो ऐसा आप लोग खुद पढ़िएगा स्पीड के साथ अपना, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो पाएगी। क्यों? और क्लैट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। तो ठीक है, वो सब आप खुद कीजिएगा। मैं आपको बेसिक में बता देती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये एडिटोरियल। तो इसमें उन्होंने स्टार्ट किया है ये बताने से कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो लीडिंग कॉज है डेथ का इन द कंट्री। हमारे कंट्री स्पेसिफिकली इंडिया का बात हो रहा है, नॉट अबाउट वर्ल्ड। तो 2/3 जो डेथ हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होती हैं, ये बताया उन्होंने बताया कि यंगर एज पे लोगों को हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इससे हाँ, इसका ह्यूमन कॉज तो है ही, हमारी जो जनता जा रही है वो तो जा ही रही है, जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जा रही है, अनटाइमली डेमाइस हो जा रहा है जिनका, वो तो जो जा रहे हैं। साथ ही एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। अब ऑफ कोर्स कोई 19-20 साल का इंसान अगर भगवान न करे उसकी जब डेथ हो जाएगी तो एक इकोनॉमिक लॉस भी है इंडिया के लिए। क्यों? अगर वो होता, वो हेल्दी इंसान होता, वो जीवित होता, तो वो किसी न किसी तरह से देश के लिए योगदान देता। तो इकोनॉमिक लॉस भी है वो हमारे लिए। ओके, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड वर्कफोर्स। हमारी जो वर्कफोर्स है वो रिड्यूस हो रही है इस अनटाइमली डेथ की वजह से। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, कि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि ये डिज़ीज़ जब हमें हो जाए तब हम लोग क्योर करने जाएं। हमें डिज़ीज़ होने से पहले ही, ठीक है, ऐसा प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं कि वो डिज़ीज़ ही हमें ना हो। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो लार्जली प्रिवेंटेबल है, मतलब उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये बताया है उन्होंने। फिर उन्होंने हमारे देश की प्रॉब्लम बताया है कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है लोगों का डाइट की वजह से। ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं वो। फिर एयर पॉल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर कहा है, किस चीज़ को कहा है? रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स को कहा है कि रेगुलरली लोगों को अपना चेकअप कराना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तभी हम लोग टाइमली इंटरवेंशन कर पाएंगे और उस डिज़ीज़ को क्योर कर पाएंगे। इसी के साथ आगे उन्होंने टेक्नोलॉजी का रोल बताया है, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। उन्होंने बताया है कि ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है इंडिया में। ठीक है, तो हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं यूजिंग स्मार्टफ़ोन। उन्हें टाइम टू टाइम हम लोग अवेयर करें इन चीज़ों से रिलेटेड। वेयरेबल डिवाइसेस आ गए हैं आजकल, जो देखते हैं ना हाथ में बैंड पहन के और लोग दौड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। तो वही उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बताया उन्होंने कि एआई जो है वो लोगों के रिपोर्ट्स को एनालाइज करके एआई टूल के हेल्प से हम लोग लोगों को हेल्थ रिस्क स्कोर बता सकते हैं सबका। तो यही है।
बाकी उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह स्क्रीनिंग ये सब तो होता रहेगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे पहले वो है प्रिवेंटिव माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट चेंज करने का ज़रूरत है हमें लोगों का माइंडसेट कैसा करना है, ऐसा करना है हेल्थ फर्स्ट, कि हमारी हेल्थ होगा तब सब कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ये एक लाइन मैंने इसे हाईलाइट इसलिए करके रखा है बिकॉज देखिए यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, आई अर्ज एवरी रीडर टू शेड्यूल दैट चेकअप यू हैव बिन पोस्टपोनिंग एंड मेक डेली स्मॉल चेंजेस। मतलब आई अर्ज, इससे पता चल रहा है कि ऑथर का, राइटर का जो टोन है वो परसुएसिव है, वो हमें परसुएड कर रहे हैं, वो हमें एनकरेज कर रहे हैं किसी स्टेप को लेने के लिए। तो इसी तरह से क्लैट में जब आपको पैसेजेस आएंगे तो आपको वर्ड्स पकड़ना है और आपको नोटिस करना है कि क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। वो एक लाइन का उनका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, ये इनका कंक्लूजन है, ये उन्होंने प्रेमाइस यूज़ करे हैं इसे प्रूव करने के लिए, इनका टोन ऐसा है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे परसुएसिव टोन है, इन्फॉर्मेटिव टोन है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहला आर्टिकल हमारा हो चुका है। दूसरा आर्टिकल ये भी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है तो सब कोई हेल्थ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो हेल्थ में अब कॉमन सेंस की चीज़ है कि क्या क्या चीज़ आ जाएगा। उन्होंने जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात की ऊपर राइटर ने, यहाँ ये सैनिटेशन की बात कर रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो वो किसी और चीज़, वो मेंटल हेल्थ का बात कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हेल्थ से रिलेटेड ही हैं। एक जगह में देखने को मिलेगा वो डाइट से रिलेटेड, तो हेल्थ इस पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग बारे में हमें आज एडिटोरियल्स देखने को मिल रहा है। ये वाला एडिटोरियल जो है ये पर्टिकुलरली ये एडिटोरियल एंड देन ये एडिटोरियल, इनमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। एंड इफ़ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लैट कंसोर्शियम पर बहुत ध्यान जाता है उस पर। और 2024 का जो सैम्पल पेपर हमें देखने को मिला था उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस थे। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स बिल्कुल भी ना छोड़ें। और जॉनरा के हिसाब से, यानी ये हेल्थ सेक्टर में हो गया, ये स्पोर्ट्स सेक्टर में ये स्कीम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये स्कीम है, गरीबों की मदद करने के लिए ये स्कीम है, ये जॉनरा वाइज करके सारी की सारी स्कीम्स आपको देख लेनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो आपको ये जो देखने को मिल रहा है इसमें आपको देखिए स्टार्ट इन्होंने कैसे किया कि हेल्थ एंड सैनिटेशन आर नॉट सेपरेट परसुएट्स। मतलब ये हेल्थ की बात करी एक जगह पे, एक जगह सैनिटेशन की, साफ़ सफाई की। तो ये कह रही है कि वो सेम ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उसके बाद देखिए आगे ये क्या बताना चाह रही है, लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो भी बता रही हैं ये हमारी गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हुए बता रही हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान हो गया, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान, ये वो। तो इसमें बहुत सारी हमें स्कीम्स देखने को मिल रही है और हमें पता चल रहा है कि इससे जो है गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स की तारीफ़ की जा रही है। 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था। 2019 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जल जीवन मिशन आया था, तो ये याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को इन्होंने हाईलाइट किया है। तो सबसे पहली बात आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये होते क्या हैं। सो बेसिकली ये ऐसे ग्रुप्स, ये विमेन के ग्रुप्स होते हैं। ये ज़्यादातर रूरल इंडिया में देखने को मिलते हैं, रूरल इंडिया गाँव में। तो इसमें क्या होता है कि 7 से 8 विमेन लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम वो अपने अमाउंट, अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके पैसा अपना पूल करती हैं, यानी कि सबको इकट्ठा करती हैं। वो उनका जो भी उनका ये ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसका फाइनेंस हो गया वो। और फिर वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर मान लीजिए एक कोई मेंबर है, उसको लोन चाहिए तो उसे वो लोन दे देंगे, पर उसका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत ही रीज़नेबल होगा। तो इस तरह से ग्रुप में रहने से सबका फ़ायदा होता है। इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं हम लोग। तो उसका योगदान बताया है इन्होंने। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। आज हेल्थ डे है तो सब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमें। तो ये हो गया ये वाला आर्टिकल। देन दिस आर्टिकल ब्रिजिंग गैप्स। तो यहाँ पे डिजिटल हेल्थ की उन्होंने बात की। यहाँ पे भी उन्होंने सेम AI हो गया, वियरेबल टूल्स जो हमें ऊपर देखने को मिला, अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन के जो आर्टिकल है उसमें भी हमें देखने को मिला ये सारी चीज़ें। तो यही है, आपको हेल्थ डे है, हेल्थ डे का आपको स्कीम देख लेना, जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं वो सब देखना है आपको।
उसके अलावा हेल्थ डे का जो थीम है वो देख लेना, डेट याद होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड। एक और चीज़ आपको याद होना चाहिए जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए इस आर्टिकल में इन्होंने बात कर दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। तो हमें इससे पता चल गया कि गोल 3 जो है वो तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है। इतना हमें समझ में आ गया इनका आर्टिकल देख के। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो स्पेसिफिकली वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, ठीक है। तो वही ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो हेल्थ डे के दिन हमने ये बताया। अब इसके पीछे जाते हैं हम लोग, हमें इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 17 हैं, ये पता होना चाहिए। आए कब? 2015 में आए, ठीक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 एजेंडा भी कहते हैं, यानी कि 2030 तक हमें इन सब गोल्स को अचीव करना है, ये इनका कहना है। नाम से ही पता चल रहा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें पता है कि एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए हुए सस्टेनेबल तरीके से गोल्स, ये हमारे टारगेट्स हैं जो कि हमें अचीव करने कब तक? 2030 तक। ये सारी चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। वैसे तो आपको 17 के 17 याद होने चाहिए, पर मैं फिर भी आपको कंपैरेटिवली जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो बता देती हूँ। कि अब ये जो 3 देखा हमने, पता चल गया कि हेल्थ से रिलेटेड है। उसी तरह 6 ये जो है ये सैनिटेशन से रिलेट करता है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इन 2 चीज़ों से। हो गया, ये एक आपका ग्रुप बना। इसके अलावा आपको 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 और 10 ये दोनों आपको दिखेगा। तो इन दोनों का 5 वाले का मतलब है, 5 वाले का जो गोल है वो है जेंडर इक्वालिटी, और 10 वाले का जो गोल है वो है रिड्यूस करने का। क्या रिड्यूस करना? इनइक्वालिटी। ओके, सो ये चीज़ है 3-6 ये रिलेटेड टू हेल्थ है, सैनिटेशन, वाटर। 5-10 ये हमारा जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना है, लड़का लड़की के बीच में जो भी इनइक्वलिटी में देखने को मिलती है, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना उस बारे में है। और जो भी इनइक्वलिटी चाहे वो इनकम के बेसिस पे हो, कास्ट, वही सब, उसे कम करना है। ये 10th नंबर है। और जो मेरे हिसाब से सबको याद होना ही होना चाहिए वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13। ये क्या है? क्लाइमेट एक्शन। ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेट करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 ये सबको पता होना चाहिए कि ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेट करता है। तो ठीक है, इसी से मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बता दिए। ठीक है, अब हम इसका ये साइड वाला आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। आज तो इतने सारे आपने एडिटोरियल्स देखे, सब में आपको दिखा कि आज बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ डे था तो सब लोग अब हेल्थ की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ की, प्रिवेंटिव मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ये जो साइड वाला मैंने आपको बोला था कि चाहे आपका बीच में कितना भी एनालिटिकल एडिटोरियल्स आ जाएं, इस वाले पार्ट पे हमेशा आपको करंट अफेयर्स दिखेंगे। तो वही है, ये जो फर्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो रिलेट कर रहा है कि नो लेजिस्लेशन फाइंड्स बाई पार्टीसन सपोर्ट इन पार्लियामेंट। बाई पार्टीसन मतलब देखिए पार्टीशन मतलब क्या होता है? बंटवारा होना, ऐसा, ठीक है। बाई पार्टीसन मतलब 2 टुकड़े, मतलब दोनों तरफ का सपोर्ट किसी लेजिस्लेशन, किसी बिल को मिले, ऐसा नहीं हुआ है। तो वही ये हमारे बजट सेशन की बात कर रहा है, अभी जो पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है उस बारे में। ये कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया मणिपुर में, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। पर हाँ, ये बता रहा है कि बजट सेशन में अभी तक जितनी भी डिस्कशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को दोनों तरफ का सपोर्ट मिला हो, यही कहना चाह रहा है ये वाला आर्टिकल। बाकी इसके नीचे का जो ये आर्टिकल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें? कि ये बात कर रहा है ANI और विकिपीडिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। तो अगर आपको पता हो तो 2024 में
ANI जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने डिफेमेशन सूट फाइल किया था विकिपीडिया के अगेंस्ट में, है ना। और विकिपीडिया जो है, हम लोग सबको पता है विकिपीडिया पेज के बारे में, कुछ भी होता है सबसे पहले हम लोग उसी पे जाते हैं। एंड ट्रस्ट में मुझे पता है ये हर कोई रिलेट कर पाएगा कि हम लोग किसी की बात माने ना माने, विकिपीडिया पेज पे जो भी लिखा होता है हम लोग आँख मूंद कर उसे मान लेते हैं कि ये सच है। तो हाँ, अभी यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो विकिपीडिया है, इसका पेरेंट फाउंडेशन जो है उसका नाम है विकीमीडिया फाउंडेशन। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि विकिपीडिया के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विकीमीडिया, ठीक है। बस पीडिया और मीडिया का अंतर है, ठीक है। तो वही डिफेमेशन सूट फाइल किया गया था ANI के द्वारा 2024 में ही। और वही देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि विकिपीडिया का पेज है, हर बारे में मिल जाता है विकिपीडिया का पेज, हर इन्फॉर्मेशन होता है उसके पास। तो ANI के भी नाम का एक विकिपीडिया पेज था। अब लोग जो है ना वो जाके इसे खुद से भी एडिट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि ये विकिपीडिया का जो पेज रहता है ना वो ओपन रहता है, कोई भी आओ एडिट करो। तो 3 लोगों ने मतलब इसको 3 बार एडिट किया गया और एडिट करके कुछ बहुत ही डेरोगेटरी लिखा गया ANI के बारे में। और विकिमीडिया जो है, जो इसका पेरेंट फाउंडेशन है, उसने इस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया। तो इसी पे एक्शन लेते हुए ANI ने जाके डिफेमेशन सूट फाइल किया कि मतलब मेरा डिफेमेशन हो रहा है, मेरे बारे में जो मिसलीडिंग चीज़ें जो है विकिपीडिया पेज पे देखने को मिल रही हैं। अब कोई भी पढ़ता है तो मान लेता है। तो अब भाई ANI के लिए तो ये डिफेमेशन हुआ। तो ये है, अब ये लीगल मैटर है। क्लैट के लिए आपको डिफेमेशन की चीज़ें पता होनी चाहिए, डिफेमेशन लॉज वगैरह। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हो जाएगा ये IT एक्ट जो कि 2000 में आया था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा ये। इसके अलावा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2015 का केस है। ये भी, इसमें क्या हुआ था कि सेक्शन 66A इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, IT एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन किया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो श्रेया सिंघल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस होता है कि ऑनलाइन राइट टू सेफ हार्बर, फिर इंटरमीडियरीज़ का क्या रोल है। अब जैसे इंटरमीडियरीज़ का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो ये ANI वाला जो केस है, इस केस में विकीमीडिया जो है वो इंटरमीडियरी है, मतलब वो रेगुलेट कर सकता है। अब विकिपीडिया के पेज पे कुछ ऊल जलूल आके किसी ने लिख दिया, रेगुलेट करने की ताकत किस में है? विकिमीडिया में, पर उसने रेगुलेट नहीं किया। तो वही इंटरमीडियरी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए IT एक्ट से रिलेटेड। ये सारी वही, फिर यहाँ पे डाइट से रिलेटेड आ गया है डेटा। हम लोग आ चुके हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे दिया है कैन द US प्रेसिडेंट सर्व अ थर्ड टर्म, US प्रेसिडेंट के बारे में ये। और पिछले साल US इलेक्शंस हुए हैं, इस साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं ओथ लेके अपना, और आके रेसिप्रोकल टैरिफ्स, फिर कैच एंड रिवोक प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं आके। जिन लोगों ने भी US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की पढ़ाई की होगी उन्हें पता होगा कि US में ऐसा होता है कि कोई भी इंसान, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, पहला टर्म इनका पहले था, मतलब आज से पहले, डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है तो गलत मैं नहीं बताऊंगी। और अभी ये जो वाला जो टर्म है ये इनका डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म चल रहा है। तो कायदे से US के लॉ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरी बार नहीं आएंगे, क्योंकि US में ऐसा है कि कोई भी प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोहिबिट करता है एनीवन फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। दोबारा आ गए ठीक है, तीसरी बार आप नहीं आ सकता। अब ऐसा क्यों है? तो वो है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि अलग अलग लोगों को मौका देना चाहिए। ये रूल सबसे पहली बात आया कैसे? तो ये 22nd अमेंडमेंट से आया
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 22nd अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1951। ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1951 में 22nd अमेंडमेंट आया, जिसके बाद यूएस में ऐसा कर दिया गया कि कोई भी इंसान 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट नहीं हो सकता है। ये आया क्यों था? इट वॉज ब्राउट इन रिस्पॉन्स टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये बहुत ही जाने माने प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के। इन्होंने 4 टर्म प्रेसिडेंसी, मतलब 4 टर्म्स इन्होंने सर्व किए एज अ प्रेसिडेंट। तो उसी के रिस्पॉन्स में ये अमेंडमेंट लाया गया कि नहीं, सिर्फ 2 ही बार, तीसरी बार नहीं, और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए। और इन्होंने जो है ना, इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट था पहले से। प्रेसिडेंट मतलब कि पहले से कोई चीज़ किसी ने सेट करके रखी हो, ट्रेडिशन कह सकते हैं ऐसा। तो एक अनरिटन ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता था यूएस में, जो कि सेट किया गया था नेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा। जब उन्हें एक 3rd टर्म मिला, ऑफ़र किया गया, मतलब वो इलेक्ट हुए थे, पर उन्होंने वॉलंटरली डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट, नए जो है नेताओं को लाना चाहिए, ऐसा कह के। तो हाँ, वहाँ पे एक ऐसा ट्रेडिशन चल रहा था। अब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे, इन्होंने ये चीज़ नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये कहाँ पे रिटर्न तो कहीं है नहीं, मैं तो कर सकता हूँ। तो इन्होंने 4 साल एज अ प्रेसिडेंट सर्विस दिया, और फिर उसके रिस्पॉन्स में ये जो अनरिटन ट्रेडिशन था उसको रिटर्न बनाते हुए 22nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ आई क्यों है न्यूज़पेपर में। अब हिंदू में कोई भी चीज़ आता है मतलब किसी रीज़न से आया है। रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 3rd टर्म भी सर्व कर सकते हैं। तो फिर ऑफ कोर्स लोगों ने कहा कि नहीं, 2 बार से ज़्यादा तो होता नहीं है। फिर उन्होंने यूएस के रेगुलेशंस में एक एग्जिस्टिंग लूप होल के बारे में बताया, जिसे उन्होंने वीपी लूप होल कहा है। उन्होंने क्या बताया कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी वैंस हैं, हमने कल ही न्यूज़ पढ़ा है कि दिस मंथ वैंस इज़ गोइंग टू विजिट इंडिया। तो यूएस के अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है वैंस। तो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ने बताया कि मैं क्या करूँगा अगले इलेक्शन में, कि ये जो वैंस है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसको मैं प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट करवाऊँगा, और अगर ये इलेक्ट होता है, मतलब वैंस प्रेसिडेंट के तौर पे आएगा और मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, मतलब एग्जैक्टली उल्टा, जैसा अभी करंट चल रहा है उसके एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। तो ये अगर प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो जाता है, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहूँगा, और फिर मैं वैंस को बोल दूँगा रिज़ाइन करते हैं। इस सिचुएशन में ट्रंप को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। ये ट्रंप का प्लान है। इन्होंने लूप होल बताया। तो खैर, इन्होंने खुद ही पहले ही बता दिया लोगों को कि ऐसा करने वाला हूँ। तो देखिए किस हद तक कर पाते हैं ये कुछ। अब बात आती है इंडिया में कि क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ है कि 2 बार से ज़्यादा या फिर कोई लिमिटेड टर्म हो, किसी से ज़्यादा आप नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इंडिया में जो टेन्योर होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, है ना, वो डिपेंड करता है रिटेनिंग दी लोकसभा कॉन्फिडेंस। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग जब तक आपका साथ देते हैं, जब तक आपका समर्थन करते हैं, तब तक आप पावर में रह सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी, आप कितने भी टाइम आइए प्राइम मिनिस्टर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया में ऐसा है, लोकसभा का कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। तो बस यही बात है। यहाँ पे मेन जो इशू है यूएस वाला, वो है ये इलेक्टेड और सर्विंग के बीच का। वही 22nd अमेंडमेंट जो है वो कहता है कि कोई भी इलेक्ट नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट के तौर पे मोर देन ट्वाइस, पर सर्विंग से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है। सर्व करना या इलेक्ट होना है वो तो अलग चीज़ें हैं। तो बस इसी बारे में है, दिमाग ठंडा करके ये पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी तो ये उतना काम का नहीं है। और ये सारी चीज़ें ये न्यू टैक्स रेजिम से रिलेटेड है। जो बजट वगैरह हमारा आया है कि 12 लाख से ऊपर के इनकम को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये उस बारे में है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए नंबर्स दिख रहे होंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से कोई काम होता है। हमें कोई काम नहीं है, हम एस्पिरेंट हैं।
तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। आ गए हम लोग वर्ल्ड पेज पे, और ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, ये इंटरव्यू है, कोई काम का नहीं है। हाँ, ये वाला जो है ये फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है ये भी पॉलिटिकल, और ये फ्रांस का पॉलिटिकल, हमारे यहाँ का भी पॉलिटिकल नहीं, तो ये हमारे किसी काम का है नहीं वैसे, पर एक लाइन तो सबको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि कौन से कंट्री की एक लीडर हैं, ले पेन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ओके, उनको गिल्टी बताया गया है एम्बेजलमेंट के लिए, और उनको बैन कर दिया गया है फर्दर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से। कौन से कंट्री की लीडर हैं? तो फ्रांस की हैं। या फिर मान लीजिए पूछ लेगा कि फ्रांस की एक लीडर के साथ मतलब ऐसा हुआ, उन्हें गिल्टी बताया गया है पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, और अब उन्हें बैन कर दिया गया इलेक्शन से, उसका नाम बताइए। तो आपको फिर ये नाम बताना होगा। इस तरह से एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें एक ही लाइन में उसको देख के चलना है, बिकॉज टाइम इज़ मनी। हाँ, सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।